Free markets make the most efficient use of resources and are the foundation of a successful economy. To what extent do you agree with this? बताने की जरूरत है. ऐसा आसान सवाल है वो. Explain what is meant by normal goods and comment on the. अच्छा पहले part B. Discuss how government's policy towards income and wealth distribution can affect consumers' demand. ठीक है. अब इससे पहले part A के ऊपर आए. Explain what is meant by a normal good and comment on the link between total utility, marginal utility, and consumers' demand curve for that good. देखो हाँ, आपने बिल्कुल उसको जो है वो पीसीसी, मैंने आपको बताया था पीसीसी 12 मार्क के अंदर आता है. आपने यूटिलिटी बताया, आपने एमयू बताया, आपने टीयू बताया, आपने इक्वी मार्जिनल के साथ लिंक कर दिया, आपने पीसीसी का एक केस बना दिया, नॉर्मल गुड का कोई सा भी बना देना, प्राइस डिक्रीज का या प्राइस इंक्रीज का आपकी मर्जी. ठीक है. और नीचे डिमांड से इसको लिंक कर देना. डिमांड से लिंक होता है. Discuss how government's policy towards income and wealth distribution can affect consumers' demand. देखो आप जब गवर्नमेंट के हिसाब से बात कर रहे हैं ना, तो आपको जो है वो गवर्नमेंट के पॉलिसीज को लेके आना है, जैसे कि टैक्सेस फॉर एग्जांपल. सही. अच्छा, अब टैक्सेस से आपने उसको बताना है कि भाई जिस तरीके से हमारे पास गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, टैक्सेस की बात कर सकते हो आप, सब्सिडीज की बात कर सकते हो. पहले तो उसका इंट्रोडक्शन दे. अब क्योंकि ये सवाल थ्योरी ऑफ डिमांड का है ना, सही है, तो आपको मैंने ये भी बताया था कि पार्ट बी के अंदर जब तक वो इनकम ना बोले हमारे पास इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों वाले डायग्राम है. सही है ना. तो आप कोई सा भी एक केस के थ्रू उसको समझा देना. उसके अंदर नॉर्मल की बात करनी. सवाल था मेरा एक. हाँ, पार्ट बी जो है इसका, इसके अंदर हमें इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बनाना है या इनकम इफेक्ट बनाना है? इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों. अगर इनकम होता तो वो लिख के देता, खाली इनकम बता दो. सर मगर मैंने भी यही लिखा उस मार्किंग स्कीम में अपनी बनाई हुई, पीछे नहीं दिया हुआ एग्जामिनर ने कहा इनकम इफेक्ट बताओ बस. बेटा आप पूरा बता दो ना, 13 मार्क के अंदर आपने पूरा बताना है, पूरा बता दो, उससे फर्क नहीं पड़ता. अगर वो खाली इनकम की बात कर रहा होता ना, जब इसे सवाल में बोलता कि भाई जैसे क्या, अच्छा इसने बोला हुआ तो है, यही तो बोला हुआ है ना. हाँ सही है सही है. फिर खाली इनकम इफेक्ट आईसीसी बनाओ. वही तो सर बस फिर वो नॉर्मल और इन्फीरियर गुड का बनाएंगे ना, नॉर्मल. डिफरेंट वगैरह कुछ. हाँ. सही. एक्सप्लेन हाउ फर्म्स मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट इन परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन का आपने पहले इंट्रो देना है कि परफेक्ट कंपटीशन होता क्या. ठीक है. उसके बाद आपने MC इज इक्वल टू MR वाली डायग्राम बनानी है. आपने मिस्टर डार्क का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है. ठीक है. मिस्टर डार्क का कॉन्सेप्ट पहले एक्सप्लेन नहीं होगा, पहले कर दो, वही पहले एक्सप्लेन कर दो. मिस्टर डार्क का कॉन्सेप्ट आपने एक्सप्लेन करना है. और बस आपने जो है वो बताना है कि लॉन्ग रन नॉर्मल प्रॉफिट अपने पास हो रहे होते हैं, मैं MCC को MR पे ऑपरेट करता हूँ. या फिर एक सेकंड, हाउ फर्म मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट ना, तो आप दो केसेस बता देना. आप एबनॉर्मल प्रॉफिट की बात करना, क्योंकि शॉर्ट रन का सवाल है ना, ये लॉन्ग रन नीचे पूछा हुआ है उसने. एबनॉर्मल की बात कर लेना प्लस नॉर्मल की बात कर लेना, ये दो की बात कर लेना. सही है. सही है. Discuss whether profit maximization is the best strategy in the long run for firms in different market structure. देखो उसने different market structure बोल दिया आपको, तो यानी कि ये सिर्फ परफेक्ट यानी कि सिर्फ परफेक्ट पे या खाली मोनोपोली पे इस पे रिलाई नहीं कर रहा है, ये ओवरऑल परफेक्ट और इम्परफेक्ट रिलाई कर रहा है. ठीक है. तो आपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पहले तो उससे बता दिया, उसके परफेक्ट कंपटीशन के हिसाब से कि यार हम लोग जब लॉन्ग रन में ऑपरेट कर रहे होते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो होता है नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर हो रहा होता है. मैं भले MC = MR पे ऑपरेट कर रहा होता हूँ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा होता है, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर काम हो रहा है. ठीक है. फिर आप मोनोपोली की बात करेंगे. मोनोपोली में MC = MR वाली डायग्राम बना के बताएंगे, लेकिन आप उसको साथ में ये बात बोलोगे कि यार जरूरी नहीं है कि हर बार मैं MC = MR पे ऑपरेट करूं, डिपेंड करता है मेरे ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर कि मैं सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन की तरफ जा रहा हूँ, मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिवली एफिशिएंट की तरफ जा रहा हूँ, मैं जो हूँ कंटेस्टेबल मार्केट की तरफ जा रहा हूँ. लेकिन इसकी डायग्राम ना बनाओ तो बेहतर है, क्योंकि बहुत डायग्राम हो जाएंगे, तो 7-8 डायग्राम हो जाएंगे. सिर्फ MC = MR की डायग्राम बना देना, बाकी सबको एक्सप्लेन कर देना. सही है. अच्छा, फिर आप मोनोपोलिस्टिक की लॉन्ग रन वाली बात करेंगे, उसकी भी डायग्राम बनाओगे जहां पे मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा होता है. फिर ओलिगोपोली. हाँ, ओलिगोपोली बताने. ओलिगोपोली भी बता देना, किंग वाली. यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ 4 डायग्राम रखना अपने पास. परफेक्ट कंपटीशन की लॉन्ग रन, MC = MR मोनोपोली वाली, प्रॉफिट मैक्स वाली. अच्छा,
मोनोपोलिस्टिक वाली और Monopolistic की ओलिगोपोली। कौन सी डायग्राम थी? मोनोपोलिस्टिक के अंदर सेम ये डायग्राम थी, बस वो नेगेटिव नहीं जाता ना एम। हाँ, ये ए आर आ गया, ये एम सी आ गया, और ये जो है ये ऐसे यूं टेंजेंट मारता वही जा रहा होता है। सही है, ये वाले डायग्राम अपने। ठीक है, कंक्लूजन में आप क्या बोलेंगे कि यार प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन is not always the best strategy. It is better to go for price discrimination depending upon different price elasticity of demand upon different price level charge करें consumers को in imperfect competition। और दूसरी बात, मोनोपोली कभी भी MC = MR पे सारी जिंदगी ऑपरेट नहीं करती, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को चेंज करती है जिस हिसाब से वो डिफरेंट उस पे जा रही है, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स पे जा रही है। अच्छा, हम कंक्लूजन में परफेक्ट कंपटीशन के हवाले से कुछ नहीं बोलेंगे। क्वेश्चन देखो ये पूछा है कि आप जो हो वो हमेशा प्रॉफिट मैक्स पे ऑपरेट करोगे, परफेक्ट वाला तो हमेशा प्रॉफिट मैक्स पे ऑपरेट करता है। दूसरी बात आप ये बोलेंगे कि ओलिगोपोली मैं मानता हूं कि शुरुआत MC = MR पे ऑपरेट करता है, लेकिन सिर्फ कौन सी ओलिगोपोली कर रही होती है? नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली। कोलिजिव ओलिगोपोली का ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता, उसका काम ही होता है मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट करना ताकि प्राइस लेवल बिके और लोग जो है वो खरीदना शुरू करें। क्लियर है? मैं होता आप लोगों की जगह मैं ये वाला सवाल करता, ये वाला सवाल करता। एक्सप्लेन द नहीं सर, रेलेवेंस ये ऑफ इकोनॉमिक 3 भी बहुत अच्छा सवाल है। कौन सा? 3 भी बहुत अच्छा सवाल है सर। Explain the relevance of economic rent and transfer earning when comparing the wages of skilled and unskilled workers। आखिरी जो पेज है ना वो पूरा है। आखिरी पेज पूरा आएगा, इसके अलावा जो आपके पास PES ऑफ लेबर वाला नहीं मैंने बताया हुआ था, स्किल्स ऑफ लेबर, एजुकेशन, ट्रेनिंग, ये सब वो आ जाएगा पूरा। इकोनॉमिक रेंट, ट्रांसफर अर्निंग आपकी पूरी आ जाएगी, उसकी डायग्राम्स आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, आप जो है वो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर मार्केट उसके हिसाब से बात करेंगे, जो मतलब समझ लो कि मार्केट स्ट्रक्चर इसके अंदर नहीं आ रहा, मार्केट स्ट्रक्चर के अलावा जितनी बातें वो सारी सही। Discuss whether worker always benefit when their trade union achieves an increase in wages। बायलैटरल मोनोपोली की बात हो रही है, आपने मोनोपोली की बात की, आपने जो है वो ट्रेड यूनियन का इंट्रोडक्शन दिया, आपने वो 3 डायग्राम्स बनाई जो मैंने आपको बताई हुई है। MCL = MRP वाली डायग्राम पहली, दूसरी जो है वो जिसके अंदर वेजेस बढ़ जाती हैं, और तीसरी जो इकोनॉमिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू। कंक्लूजन, सवाल ये कि इसमें पार्ट बी में हम लोग MRP थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करेंगे सबसे पहले। MRP थ्योरी करने की हर जरूरत जगह नहीं। हर जगह उसने मार्केट स्कीम में सबसे पहले बोले MRP थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करी, 3 नंबर 4 नंबर। देखो आप कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर करने की जरूरत नहीं, तो उसने डायरेक्ट आपसे बायलैटरल मोनोपोली का पूछा है ना। तो आप MRP यहाँ पे लिखेंगे पार्ट ए में, क्योंकि MRP का मतलब क्या होता है? डिमांड ऑफ लेबर, और यहाँ पे आपको डिमांड सप्लाई का लिंक शो करना है, समझे? तो ये आप पार्ट ए में बताएंगे। पार्ट ए में परफेक्ट की बात नहीं करोगे, तो परफेक्ट का पार्ट ए में मार्केट स्ट्रक्चर की बात आ गई, MRP बताओगे आप इसके अंदर। अच्छा, फिर आपने जो है वो ट्रेड यूनियन के बारे में बताया, एंड में कंक्लूजन दे दोगे भाई इकोनॉमिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू बेस्ट होता है ताकि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े, वेजेस भी बढ़े, लेकिन जो हमारा वो होता है प्रोड्यूसर होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो वैल्यू होती है ना वो गिर जाती है, और जो है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स फॉलो होना शुरू हो जाते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, जिसकी वजह से हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर गिरना शुरू होता है। ठीक है भाई, क्लियर है? 6 पे आओ। बड़ा फाड़ू सवाल है, छोड़ दे। ये बहुत फाड़ू सवाल है। सवाल ये मेरा है कि हम इसमें अगर हम वो ना करें, क्या कहते हैं, फर्म के हवाले से बात ना करें, क्योंकि देखिए उसने वर्कर्स बेनिफिट बोला है ना, उसने कंक्लूजन की बात कर रहा हूँ सिर्फ। अगर हम मतलब जो आपने बिल्कुल आखिर में बोला कि हम कंक्लूजन में जो है वो ये बोलें कि वो MRP थ्योरी में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स फॉलो होगा, वो अगर हम बात हटा दें तो ये मसला तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने वर्कर्स के हवाले से बात करने को बोला। देखो बात तो सारी ये ना कि अगर MRP फॉलो होगा तो मैं वर्कर ही नहीं हायर करूंगा, इन दी एंड अनएम्प्लॉय कौन हो रहा है? वर्कर ही हो रहा है ना, आखिर में चमाट तो उसी को पड़ रहा है। सही। अच्छा, evaluate how the relative size of injections into and leakages from the circular flow of income can affect the ability of government to achieve its macroeconomic objectives। भाई मेरे पूरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपने छाप देना है इसके अंदर, फाड़ू नहीं है सवाल, पूरा आपने बताना है कि 2 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी में क्या होता है, 2 सेक्टर ओपन में क्या होता है, 3 सेक्टर में क्या होता है, 4 सेक्टर में क्या होता है, वैल्यूज किस तरीके से बन रही होती हैं। आप मल्टीप्लायर इफेक्ट की बात करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लायर इफेक्ट की बात करेंगे, आप फॉर्मूलाज लिखेंगे, सिर्फ लिखना, फॉर्मूला लिखना, डेरिवेशन मत बताना, सिर्फ फॉर्मूला लिखना भाई सभी। तो सर मैं करूंगा भी नहीं ये सवाल अटेम्प्ट, सीधी बात। वैसे ही करोगे तो नहीं, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ।
फिर आप आएंगे गवर्नमेंट के मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। चार क्या क्या होते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट को कम से कम रखना, प्राइस कम से कम रखना, इकोनॉमिक को। ठीक है, फिर आप उस हिसाब से बता देना कि भाई गवर्नमेंट जो है वो, आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। आप लोग गवर्नमेंट किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरीके अरे से इतना फाड़ू सवाल है, मतलब लंबी है इसमें अच्छी खासी, हाँ, मतलब इतना मुश्किल सवाल तो हम कह रहे हैं आसान है, आसान कैसे है? लिखना बहुत पड़ेगा, ये है, लिखने वाला बहुत है। आप मतलब एक्सपेंशनरी पॉलिसीज लगानी, बहुत लंबा हो जाएगा उसको पॉलिसी से लेकर। बस सही है। तो आप इन दी एंड वही कंक्लूजन दोगे, सप्लाई साइड पॉलिसी इज द बेस्ट पॉलिसी, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह सारी चीजें। Discuss whether countries at different stages of development should use different methods of measuring living standards। ये तो कभी भी आप देखना भी नहीं इसकी तरफ। मैंने पढ़ा भी नहीं है। वही हो गया, म्यू हो गया इसके अंदर जीडीपी हो गया, रियल जीडीपी हो गया, एचडीआई हो गया, ठीक है। और अपना ये सारी चीजें आ गई हैं। आप जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर सकते हो, आप ऑल्टरनेटिव मेजर्स, मतलब वही बेकार से सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज कंक्लूजन, इसकी तरफ तो जाना भी। समझ गए भाई बात को? सर वो कुछ सवाल पूछने थे मुझे आपसे। तो सर बात ये है कि एक वो था मेरा, मैंने अब मुझे आपको वो भेजना सवाल, उसकी मार्केट स्कीम बता देंगे मुझे आप? डिमांड एंड सप्लाई का सवाल है, आवाज थ्योरी नहीं ऑफ आ रही डिमांड। आपकी सही से, थोड़ा ऊंचा बोलो। सर मैं कह रहा हूँ, एक सवाल पूछना है मुझे आपसे थ्योरी ऑफ डिमांड का, उसकी मार्केट स्कीम बता देंगे मुझे आप? बताओ, सवाल बताओ, कौन मैं से बता ईयर रहा का हूँ है? सर, 2019 का सवाल है। जून की? फेब मार्च दो, नहीं नहीं, फेब मार्च का। मार्च? फेब मार्च 2019, पेपर 4 वेरिएंट 2। एक सेकंड। ये रहा, कौन सा सवाल है? क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखें सर ये। ये वाला? हाँ, 2 हाँ पूरा देखो, 3 का पार्ट ए देखें। हाँ। इसकी एमएस बता देंगे मुझे कैसे बनेगी? Explain why indefinite curves are usually drawn from convex to the origin, are downward sloping and do not cross each other। सुनना जरा, देखो कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है? ये ऐसे, सही है, ऐसे जो होता है ना, ये कॉनकेव होता है, ठीक है। सही है। अब देखो वो आपसे ये पूछता है कि एक्सप्लेन व्हाई द इंडिफरेंस कर्व। एक सेकंड,